हेलो बच्चों, तुम्हारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक दो चीज़ें रह गई हैं, उसे कंप्लीट करने के बाद वी विल टेक अ लुक एट डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जब ये वाला पर्टिकुलर पार्ट पोर्शन में कंप्लीट कर दूंगा, देन वी विल सी दैट द बोर्स मॉडल इज़ ट्रूली कंप्लीट। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, इनफैक्ट इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं लिखना चाहिए, ये जो दोनों चीज़ें मैं बता रहा हूँ दे आर फ्रॉम बोर्स मॉडल ओनली। तो वी शुड राइट इट एज कि ये बोर्स मॉडल का पार्ट है, बोर्स मॉडल का पार्ट है। ठीक है जी, गॉट इट। तो बोर्स मॉडल, इन दोनों जो दो चीज़ बता रहा हूँ उनके बाद कंप्लीट होगा। उसके बाद तुम देखोगे कि कुछ डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, जिसको बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो 2 पॉइंट मैंने लिखवाए थे तुमको, ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद ये पूरा काइंड ऑफ this search for a new a better atomic model started। ठीक, तो let's take a look ये दोनों चीज़ें क्या हैं। फर्स्ट इज योर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। भाई अगर मान लो हमने बोर मॉडल में वी सॉ दैट देर इज़ अ न्यूक्लियस एंड देन देर इज़ दिस इलेक्ट्रॉन विच इज़ मूविंग अराउंड दिस न्यूक्लियस at vn velocity at a distance of rn। ठीक है, rn रेडियस के सर्कल में घूम रहा है with vn velocity। गॉट दिस। तो वैसे परपेंडिकुलर नहीं बना, हालांकि दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है, शुड बी परपेंडिकुलर टू इट। गॉट इट, vn। ओके, नाउ अगर मैं बोलूँ कि कितने टाइम में, अगर मैं पूछूँ तुमसे कि कितने टाइम में ये एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगा देगा, लाइक व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस रेवोल्यूशन अराउंड दिस न्यूक्लियस। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का कितना टाइम पीरियड है एक चक्कर लगाने का। ठीक, तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई ये किस तरीके से निकालते हैं सर्कुलर मोशन, तो तुमने पढ़ा ही है। तो इसमें पाथ ट्रैवल्ड जो होगा, पाथ ट्रैवल्ड कितना हुआ, पाथ ट्रैवल्ड कितना हुआ भाई, पाथ ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इज 2 पाई rn। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है भाई, वेलोसिटी इज vn। देयरफॉर टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, टाइम पीरियड तुमको पता है ना भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है, तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन v, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, या जो पाथ ट्रैवल्ड डिस्टेंस अपॉन v हुआ ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ कितना होगा, पाथ ट्रैवल्ड इज 2 पाई rn अपॉन vn। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूँगा 2 पाई। अब जो मेरी दो वैल्यूज़ आई थी वहाँ पे, वो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डालेंगे। ये आया था rn की वैल्यू थी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर z k स्क्वायर। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज z e स्क्वायर k आया था, नॉट k स्क्वायर, m z e स्क्वायर k। ठीक है जी, आई एम करेक्ट। ठीक है, इसके बाद 2 पाई, ये vn की वेलोसिटी बता रहा हूँ, वो vn की वैल्यू बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ n n z और बाकी जितने भी थे उसमें 2 पाई। ये दोनों के दोनों हम निकाल चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दीज, इनको बस इसमें डालना है अब। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ 2 पाई से 2 पाई कट गया। ठीक, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों ऊपर आ जाएंगे, तो वी विल गेट n क्यूब h क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर तो ऐसे ही रह गया। डू वी हैव अ एन m ओवर हियर, नो, सिर्फ m को ऐसे लिख लो। e रेज टू 4 हो चुका है। z कितना है, z स्क्वायर हो गया है और k स्क्वायर हो गया है। तो अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको, h क्यूब अपॉन 4 पाई स्क्वायर m e 4 k स्क्वायर इंटू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। तो ये वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, यू ओनली नीड टू रिमेंबर दैट दिस टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, अगर मैं इस टाइम को Tn लिखूँ, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इन दी nth ऑर्बिट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर, क्योंकि देखो ये सारे के सारे तो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आई कैन राइट दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। गॉट इट, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम का रेसिप्रोकल। तो
अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे डिफाइन करूँगा? आई विल बी एबल टू डिफाइन इट एज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, इसकी मैंने तुमको डेफिनेशन नहीं दिखी, तो लिखो इसकी डेफिनेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस in any orbit is known as time period of revolution, of that orbit। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होती है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, और यूजुअली जो यूनिट होती है टाइम की वो सेकंड होता है, तो पर सेकंड भी लिख सकते हैं। लिखो इसकी डेफिनेशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड दी number of revolutions of the electron around the nucleus is called around the nucleus per second, that's it, that's what your frequency of revolution is। तो हम देख चुके हैं that t is directly proportional to n square upon z square। तो यहाँ पे f को अगर कहूँगा तो that is 1 upon t, this will be directly proportional to z square upon n cube, not n square। ठीक है, तो बस तुम्हें इतना ही करना है, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो तुम देख ही सकते हो। फॉर्मूला विल बी 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e4 अपॉन h क्यूब इंटू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि किसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तुम्हारा बोज मॉडल अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी सीन द लिमिटेशंस एंड द मेरिट्स ऑफ बोज मॉडल। तो बोज मॉडल में दो पर्टिकुलर पार्ट्स पोर्शंस लिखे थे। जो लिमिटेशंस थी उसकी वो ये थी कि वो डुअल नेचर ऑफ मैटर को या पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, दैट इज डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और साथ ही वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इट वाज नॉट एबल टू विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स और हाइपोथेसिस। ठीक, तो जब ये हो गया, तो जब मान लो, यूँ समझ लो थ्योरी क्या करती है। थ्योरी हम देते हैं, ठीक है, हम उसके रिगार्डिंग कुछ प्रूफ देते हैं कि भाई दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स दीज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो अगर उसने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उस पर्टिकुलर टाइम तक वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन कर ली सैटिस्फैक्टरीली, तो इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द लार्जर साइंटिस्ट कम्युनिटी कि हाँ ये दिस इज़ अ वैलिड मॉडल। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी डिस्कवरी हुई या ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन अब हुआ, नया हुआ, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो वी विल डिस्कार्ड इट, उसको डिस्कार्ड करेंगे, नई वाली खोजेंगे। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या थी वो देखते हैं। फर्स्ट वन ऑफ देम वाज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली, वैसे इसको ब्रोगली नहीं कहते, ब्रोई, डी ब्रोई करके बोलते हैं, डी ब्रोई हाइपोथेसिस। ठीक है जी, हाइपोथेसिस। तो ये भैया ने क्या बोला, ये देखो 1924 में डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था। तो उसका रैशनल क्या था वो समझने की कोशिश करो। वो रैशनल क्या है? उसने कहा कि आइंस्टाइन टॉक्ड अबाउट डुअल नेचर ऑफ लाइट। आइंस्टाइन टॉक्ड अबाउट डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट कभी कभी बिहेव करती है एज अ वेव एंड इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एट अदर टाइम्स। ठीक, तो इसका मतलब लाइट हैज़ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किसी तरीके से बिहेव करता है, किसी दूसरी सिचुएशन में वो किसी और तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, नाउ लाइट का जो वेव नेचर है वो किस काम आता है? वो तुम्हारा इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जैसी चीज़ों को एक्सप्लेन करने या फिनोमिना को एक्सप्लेन करने का काम आता है। तुम्हारा पार्टिकल नेचर जो है वो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब चीज़ों को, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो उनका कहना क्या था, मतलब नॉट डी ब्रोगली बट पहले वालों का, वो कहना ये था दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद मैटर। लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद मैटर एंड व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद इटसेल्फ और अनदर वेव इट बिहेव्स लाइक अ वेव। तो जैसा वो वेव के जैसे, अगर वेव के साथ इंटरेक्ट करेगी लाइट तो इट विल बिहेव लाइक अ वेव, और अगर पार्टिकल या मैटर के साथ में इंटरेक्ट करेगी तो इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। ठीक है, तो जब उन्होंने कहा कि लाइट हैज, उन्होंने कहा लाइट हैज या लाइट कैन हैव बोथ, ये देखो ये एक्सट्रीम, ये प्योर वेव कैरेक्टर हो गया, ये प्योर पार्टिकल कैरेक्टर हो गया लेट से। तो लाइट बिहेव समवेयर हियर, कहीं कहीं बीच में होती है वो, तो इट बिहेव्स लाइक अ वेव एट टाइम्स एंड इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एट टाइम्स। इट इज समवेयर इन बिटवीन दीज टू स्टेट्स। प्योर पार्टिकल की तरह भी नहीं है, प्योर पार्टिकल भी नहीं है और प्योर वेव भी नहीं है, इट बिहेव्स लाइक बोथ। क्लियर होगी बात। तो इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए डी ब्रोगली ने 1924 में कहा कि जब लाइट कैन बिहेव बोथ एज वेव एंड पार्टिकल, और लाइट प्राइमरीली एज अ वेव समझी जाती थी, है ना, लाइट प्राइमरीली एज अ वेव समझा जाता था और उसका अब पार्टिकल कैरेक्टर है। तो वो कह रहा है कि जो पार्टिकल, जिसको हम पार्टिकल कह सकते हैं, उसकी भी तो वेव प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका भी तो वेव कैरेक्टर हो सकता है। तो दोनों चीज है, अगर कोई लाइट वेव है उसका पार्टिकल कैरेक्टर हो सकता है, तो किसी पार्टिकल का वेव कैरेक्टर भी तो हो सकता है। तो एनी पार्टिकल, एनी गॉडडैम पार्टिकल कैन ऑल्सो लाई इन बिटवीन हियर, मतलब उसका भी डुअल बिहेवियर हो सकता है। दैट्स व्हाट डी ब्रोगली सेड। तो पहले कहानी लिख लो, लिखो, लाइट वॉज अज्यूम्ड टू बी अ वेव, light was assumed to be a wave in the very beginning, light was assumed to be a wave in the very beginning, and then certain phenomena like interference and diffraction could be explained by it, ठीक है। then certain other phenomena like photoelectric effect and black body radiation, और मतलब इसी में लिखो कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, है ना, एंड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन could only be explained by assuming light to be a particle, ठीक है। So Einstein suggested that light actually behaved like both. It acted like a wave, it behaved like a wave under certain circumstances. It acted or behaved like a wave under certain circumstances, bracket में लिख लेना, when they interact with another wave, when it interacts with another wave, bracket close, and it behaves like a particle at other times, bracket में लिख लेना, when it interacts with matter, So Einstein proposed that light must have both the characters. ठीक, on the same lines, लिखो अब, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, इनफैक्ट on the same lines in 1924 D. Broglie suggested as light, which is primarily a wave, can behave like a particle. So a particle can also behave like a wave, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। So matter can have both wave as well as particle characteristics,
ठीक है, तो ये उसका हाइपोथेसिस था, ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गया। अब डेरिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन क्या है? ठीक, डेरिवेशन क्या होगा? देखो, उसने कहा कि भाई लाइट की अगर लाइट की एनर्जी की बात की जाए, जब वो इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, तो लाइट की एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू और या इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, हाँ है ना? यही तो हमने देखा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में, E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ये प्लांच क्वांटम थियरी। अच्छा, ये तो क्या है? व्हेन लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव, ठीक है जी। अच्छा, व्हेन लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल विद मास m लेट्स से, ठीक है। तो पार्टिकल हमें पता है लाइट के क्या होते हैं? फोटॉन्स होते हैं। तो वो फोटॉन्स की एनर्जी जो होती है इट इज गिवन बाय E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। दिस इज द आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन बोलते हैं इसे, मास एनर्जी इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, ठीक है। तो अगर किसी मैटर की बात करो, आइंस्टाइन, ठीक है, अगर किसी मैटर की बात करो, किसी पार्टिकल की बात करो, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है वो इस तरीके इस फॉर्मूले से दी थी उन्होंने। तो उसने बोला कि जब लाइट ही इसकी तरह भी बिहेव कर रही है और इसकी तरह भी बिहेव कर रही है, दैट मीन्स ये दोनों एनर्जीज इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर, ठीक है, बोथ दीज एनर्जीज शुड बी इक्वल। ऐसे लिखो, सेम लाइट इज बिहेविंग बोथ एज अ वेव as well as a particle, that means both these energies should be equal. That means hc upon lambda will be equal to mc square. तो अगर मैं ध्यान से लिखूं तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये तो ये कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम सी। ये उसने एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या क्या बोला है? उसने इसमें बोला है कि h तो तुम्हें पता ही है, h में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। उसने किस किस के बारे में बोला? उसने बोला लैम्डा m, ठीक है, और मोमेंटम, ठीक। लैम्डा क्या है इसका? लैम्डा इज डी ब्रोगली, अच्छा अभी नहीं करते इसको, लेट्स पहले एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। m इज द मास ऑफ द फोटोन। अगर मैं मास ऑफ द फोटोन की बात करूंगा तो m क्या होगा इसमें? m विल बी इक्वल टू मास ऑफ द फोटोन। हालांकि मास ऑफ द फोटोन, हालांकि फोटोन इज कंसिडर्ड टू बी मासलेस, लेकिन यहाँ से उसका कुछ मास आता है, ठीक है, इफ इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, ठीक। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब अगर मैं इसके मोमेंटम की बात करूँ तो मोमेंटम इज दिस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और मास की अगर मैं बात करूँ तो मास विल बी इक्वल टू एच अपॉन सी लैम्डा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी लिख लेना, गॉट इट। अब इसी चीज़ को उसने एक्सटेंड कर दिया फॉर पार्टिकल्स, तो लिखो दिस सेम फॉर्मूला वाज एक्सटेंडेड टू मटीरियल पार्टिकल्स, ठीक है, मटीरियल पार्टिकल्स मूविंग एट अ वेलोसिटी, मटीरियल पार्टिकल्स विद मास m and moving at a velocity v, ठीक है। तो जब इस चीज़ को उसने एक्सटेंड किया तो व्हाट वाज रिटन कि लैम्डा, हालांकि लैम्डा ऐसे लिखा होता है या कहीं कहीं पे ऐसे लिखा होगा लैम्डा m, ये m का मतलब होता है मैटर वेव, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ dBW, जस्ट टू मेक इट क्लियर कि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है, या डी ब्रोगली वेव की बात करें तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। दिस इज इक्वल टू h, मास तो उसका m है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो ये बेसिकली तुम्हारा डी ब्रोगली इक्वेशन हो गई। दिस इज योर डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। तो लिखो इसमें दिस सेम फार्मूला, दोबारा से बोल रहा हूँ, दिस सेम फार्मूला, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए दिस सेम फार्मूला वाज एक्सटेंडेड टू particles of mass m
and moving at a velocity v, ठीक है जी, moving at a velocity v. The de Broglie wavelength is given by the de Broglie wavelength और matter wave, wavelength of the matter wave, ठीक है, wavelength of the matter wave is given by this equation, ठीक है, got it. तो इसमें लिख लो, इसका हाइपोथेसिस लिख लो, ठीक है, इसके काइंड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स में अलग पेन से लिखना या फिर चकोर करके कर लेना. लिखो इसमें, when particles are in motion they behave like waves as well. When particles are in motion they behave like waves as well, ठीक है, full stop. The waves associated with the particle are called matter waves. The waves associated with the particle are called matter waves, ठीक है. मैटर से उत्पन्न हुई जो waves हैं, या matter is behaving like a wave, that's why we call that wave as matter wave, ठीक है. And full stop. Wavelength associated with it is called de Broglie wavelength. Wavelength associated with it is called de Broglie wavelength, ठीक है, lambda dBW. Got it, ठीक है. इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, ये एक तरीके से यूँ समझो, यू नीड टू टेक केयर, यूज इट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है. तो उसमें लिखो पार्टिकल एट रेस्ट डू नॉट हैव एनी वेव अटैच टू इट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Particles at rest do not have any waves attached to it, ठीक है, got it. और लिख लो matter waves are different from electromagnetic waves. Matter waves are different from electromagnetic waves. इसका मतलब क्या हुआ, lambda of dBW into its frequency is not equal to c. भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, लैम्डा इंटू इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी. यहाँ पे सी के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैटर इज या दैट पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट. गॉट दिस, ठीक है. यहाँ पर अगर तुम लिखना चाहो तो तुम ये लिख सकते हो कि दैट एच इज, या इस तरीके से लिख सकते हो दैट अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v. ऐसे लिखो, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ऐसे करके देयरफॉर अ पार्टिकल विद मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v हैज़ अ मैटर वेव अटैच्ड टू इट, which has a wavelength of h upon mv. तो h जो है तुम्हारा h, ठीक है, दैट इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है. m तुम्हारा क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है. तो और v क्या होगी उसकी, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है. कूल. लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है. ये बहुत डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट होता है कि वेव और पार्टिकल दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं. लाइक इट इज़ नॉट ईजी टू इमेजिन दिस कि वेव भी होगा पार्टिकल भी होगा, कैसे होगा ये समझ में नहीं आया मेरे. तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट डजेंट मैटर, ठीक. क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग धीमे धीमे आएगी. अभी तुम जो इसमें मैथमेटिकल पार्ट है वो ध्यान रखो, ठीक है. तो ओके, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है भाई कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लैम्डा dBW निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी c/10, मतलब 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है. इसकी लैम्डा dBW निकालना, तो लैम्डा dBW क्या आएगा यहाँ पे, h/v क्या है, वो तो c/10 है, और m क्या है, me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या जाएगा, 6.63 × 10⁻³ -34 अपॉन
9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻, प्लस 7, ये आ जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, ये मतलब इसको सॉल्व करोगे पूरा का पूरा तो इट विल कम आउट टू बी 2.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, समवेयर अराउंड 0.25 एंगस्ट्रॉम। ठीक है अच्छा जी, ये तो सिंपल। वैसे भी इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, हालांकि जो इनकी कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी ट्रिकी होगी, तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। गॉट इट। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक कार है, ठीक है, कार है, इट इज़ मूविंग, कार इज़ मूविंग एट अ स्पीड, क्या स्पीड पे मूव कर रहा है वो, अच्छा 180 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। उसका जो मास है, कार की वेलोसिटी जो है वो ये है, मास है 2000 kg, 2 टन की कार है। एंड ये पूछ रहा है लैम्डा dBW बताओ। ठीक है, तो तुम देखोगे इसका लैम्डा dBW इज इक्वल्स टू, h तो सेम है भाई, सबके लिए कांस्टेंट है, m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 2000 इंटू v कितना है 180। अब ये किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड में डालेंगे, तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड के केस में क्या होता है 36, ये ध्यान रखना, 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकंड, ये ध्यान रखना, ये कन्वर्जन है। या फिर तुम ये कह सकते हो ये कितना आएगा 5/18 आएगा नहीं, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर्स पर सेकंड, ये ध्यान रख लेना। या तो ये रख लो या ये रख लो, ऊपर वाला मेरे को ज़्यादा आसान लगता है इसलिए मैंने वो बता दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 180 की जगह देखूँ तो 5, ये 50 आ जाएगा, 50 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, 50 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, एच तो तुम्हारा 6.63 है। अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो तो द आंसर कम्स आउट टू बी ऑफ द रेंज ऑफ 6.63 इंटू 10⁻⁻28 मीटर्स। ठीक है जी, इसमें दो चीज़ें हो गई देखने लायक। पहली चीज़ तो ये है कि ये लैम्डा dBW है, ये लैम्डा dBW इलेक्ट्रॉन का, ये कार का हो गया। ये तो एंगस्ट्रॉम में है, फिर भी ये परसेप्टेबल है, वी कैन समहाउ मेजर इट, वी कैन समहाउ सी कि हाँ इतना है। ये -28 मीटर्स, ये बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई किसी लेंथ की, जिसे हम ना तो वी कैन नॉट एट ऑल फिगर इट आउट, वी कैन नॉट मेजर इट एट ऑल, इसको बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। तो ये इतनी छोटी है कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगी, तो हम कहेंगे कि इससे जुड़ी हुई जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी है कि वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं उसको, कि हम ये कह सकते हैं दैट पार्टिकल हैज़ नो वेव अटैच टू इट। तो जितना बड़ा पार्टिकल होगा या जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उतना ही ज़्यादा उतनी ही कम उसकी लैम्डा dBW होगी। और जितना छोटा पार्टिकल हो, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, तो उसकी dBW फिर भी कुछ सिग्निफिकेंट होगी, जो कि यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ठीक है, इसमें तुम ये लिखो दैट मीन्स, इन क्वेश्चंस के बाद देखना, दैट मीन्स दैट डी ब्रोगली hypothesis is actually applicable to very small particles, very small moving particles, इतना very small moving particles। ठीक है, तुम में से कुछ लोग कह सकते हो सर जब लैम्डा छोटा होता है तो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ठीक, तो इसका मतलब इसकी तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। बेटा वो तब होता है जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो और उनकी जो मतलब लैम्डा इंटू न्यू इक्वल्स टू सी होता है, दैट इज 3 × 10⁸। यहाँ पे इक्वल्स टू सी नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू वी होगा। ठीक है, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं आएगी। तो वी डू नॉट नीड टू रियली वरी अबाउट कि ये सिग्निफिकेंट होगी कि नहीं। सिंपल दिख रहा है कि ये इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, 10⁻17 का डिफरेंस है, इस ऑर्डर का डिफरेंस है, तो वी डोंट नीड टू वरी। ठीक है, क्लियर होगी बात, गॉट इट। ठीक, इसमें लिख लो फिर आगे। only subatomic particles
only subatomic particles such as electrons, alpha particles, protons, positrons tend to have any de Broglie wavelength attached to them, any de Broglie wavelength attached to them, ठीक है. and particles with significant mass, significant मतलब जैसे मान लो मैं एक नमक का कण होता है जो उस तक की बात करूँ तो इट हैज़ सिग्निफिकेंट मास, उसके लिए भी अगर उसको भी हम फेंक रहे हैं या वो भी अगर मूव कर रहा है तो इट ऑल्सो विल नॉट हैव सिग्निफिकेंट लैम्डा अटैच टू इट, ठीक है. उसका लैम्डा भी काफ़ी कम होगा, ठीक है. सिग्निफिकेंट मास और आर माइक्रोस्कोपिक डू नॉट हैव एनी डी ब्रोगली वेवलेंथ, do not have any matter wave attached to them, ठीक है. Got it? चलो ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं इसी फॉर्मूले का थोड़ा सा अलग अलग तरीके से यूज़ करने के लिए. मान लो इसमें बस ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो क्या है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है. ये हमारा हाइपोथेसिस कहता है. अच्छा, जो V आया है वो कैसे आ रहा है इससे मतलब नहीं है, बस ये है कि उसके पास V होना चाहिए. तो हम अगर किसी सब एटॉमिक पार्टिकल फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से एक्सेलरेट करके उसको वेलोसिटी दे दें तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके उसकी मैटर वेव की वेवलेंथ को कैसे निकालेंगे, ठीक है. डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक. मान लो कि पहला केस क्या आता है इसमें, फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन. हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दी गई है, हमारे पास वेलोसिटी नहीं दी गई है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दी गई है एंड m मास इज गिवन. अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मास हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जबकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. ये हमारे पास फॉर्मूला है. हमारे को तो v चाहिए, हमें कौन सा काइनेटिक एनर्जी चाहिए, लेकिन हम फिर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे, देखो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. मैं k लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूँ तो चलेगा, ठीक. अगर मैं इसको दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2km. इस एम वी को मैं इससे रिप्लेस कर दूँ तो ठीक है भाई. इस फॉर्मूले को भी हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2km. हियर लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, k इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है जी. और थर्ड इज m, मास इज मास ऑफ द पार्टिकल. आर वी क्लियर? सिंपल इनफ, ठीक है जी. तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया. तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया. तो मैं यहाँ पे ना दोनों फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ और एंड में तुम इन सारे फॉर्मूलों को लिख लेना, ठीक है. तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये पहला फॉर्मूला है तुम्हारे को याद करने वाला, ठीक है. सेकेंड फार्मूला जो लिख रहा हूँ दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2km. ये ध्यान रखना, ठीक है. तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कि ये वेलोसिटी या ये काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है. बस हमें पता चलना चाहिए कि ये काइनेटिक एनर्जी या ये वेलोसिटी इसको, या कितनी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी इसको है, ठीक है. इतना हमें पता होगा तो सब काम चलेगा, ठीक है. तो आर वी क्लियर? ठीक है जी. चलो अब आगे की बात करते हैं हम, ठीक है. ये आ गया तो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. कदा ये बोल रहा है अल्फा पार्टिकल का dBW निकालना है, अल्फा पार्टिकल का dBW निकालना है, ठीक. तो अल्फा पार्टिकल dBW ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है. ये निकालना है हमको
इसकी काइनेटिक एनर्जी जो दी है हमको k इज इक्वल टू दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8 जूल्स, और ठीक है सिंपल ऐसे दे दिया है, और अल्फ़ा पार्टिकल बोल दिया है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का तो हमें मास पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ सीधे फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन है, h/2km का अंडर रूट, एक एक करके लिखते हैं इसको। 6.63 इंटू 10⁻20, इसको शॉर्ट भी कर लेंगे, चलो थोड़ा शॉर्ट भी कर लेंगे, इसको 20/3 लिख लेता हूँ मैं, 10⁻34 आ जाएगा ये। यहाँ कितना आएगा 2 इंटू, अच्छा ये k कितना है भाई, k है तुम्हारा 5 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा m, अगर तुमसे m पूछूं तो हीलियम का ये जो 2+ चार्ज होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, मतलब लाइक दी डाई पॉजिटिव आयन ऑफ हीलियम इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। इसमें 4 इसका मास नंबर होता है, तो इसका मास जो आता है, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, वो आता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ये ध्यान रखना भाई हमेशा के लिए, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kgs, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देने का क्या करोगे, इसमें यहाँ पे लिखोगे 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻20, एक सेकेंड रुको, 24 ग्राम्स होता है ना, नहीं रुको, 24 ग्राम्स, ठीक है। तो 27 kgs, ठीक है, ये आएगा। बस अब इसका अंडर रूट ले लो, तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे के पूरे उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हालांकि अगेन आई एम सेइंग कि इसमें कैलकुलेशन तुम्हें कुछ करनी पड़ेगी, तो थोड़ा कैलकुलेशन के शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, गॉट इट। चलो अब आगे बात करते हैं। अनदर क्वेश्चन इज रेशियो पूछ रहा है ये dBW ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। कह रहा है लैम्डा ऑफ अल्फा dBW ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको जस्ट फॉर्मूले में लगा के देखें तो क्या आएगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ, अच्छा इसमें काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशो दिया है k अल्फ़ा अपॉन k p जो दिया है, k अल्फ़ा अपॉन k p तो दिया है, पार्टिकल इज द रेशो ऑफ द, जो दिया है वो 1/4 दिया है, ठीक है, ये 1/4 दिया है। तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दी है तो हमें सिंपल सा पता है कि यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला, ये MP+ या KP+ का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसका अंडर रूट। h से h कट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ KP+ इंटू MP+ अपॉन K अल्फ़ा इंटू M अल्फ़ा, ठीक है। इसका रेशो तुम्हें दिया है, उल्टा है, यहाँ पे K अल्फ़ा अपॉन KP 1/4 दिया, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू MP अपॉन M अल्फ़ा। ये अभी मैंने बताया था कि M अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 MP, ये बताया था अभी जस्ट इससे पहले वाले में। तो मैं MP अपॉन M अल्फ़ा, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ, क्या आएगा, MP+ अपॉन M अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/4, तो इंटू 1/4 करोगे, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, ठीक है। तो लैम्डा अल्फ़ा अपॉन लैम्डा p इज इक्वल्स टू 1। तो इनकी जो वेवलेंथ होगी दोनों इक्वल होगी, या 1:1 इनका रेशो होगा, तुम ये कह सकते हो, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब किसी और तरीके से अगर हम इसको ये वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी दे दे तो कैसे, उसका भी एक तरीका और है, ये उसको देखते हैं। मैंने तुम्हें कल भी बताया था डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट मैंने तुमको बताया था, आज उसको अच्छे से देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऐसा apparatus है, ठीक है, ये apparatus है, यहाँ पर तुम्हारा एक 2 ऐसे इलेक्ट्रोड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो ये नेगेटिव से जुड़ा है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव से जुड़ा है ये पॉजिटिव है। यहाँ पे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, या चलो ऐसा करते हैं यहाँ पे कोई Q चार्ज रख दिया,
ठीक है, लेट्स से कि दैट क्यू चार्ज इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो ये बात मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर मैं किसी भी चार्ज को v वोल्ट या x वोल्ट्स के थ्रू एक्सेलरेट कर दूं तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है, q इंटू एक्स या q इंटू वी, जो भी वोल्टेज है, v वोल्टेज के थ्रू अगर उसको मैं एक्सेलरेट कर दूं तो q इंटू वी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्सक्यूज मी, तो ये चार्ज जो है उसका चार्ज के ऊपर जो इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो q है और यहाँ पे जो हमने वोल्टेज लगाई है वो v है। देयरफॉर डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट लिख लो इसको, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में कहता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका डेरिवेशन, बस ये बता रहा हूँ दैट काइनेटिक एनर्जी जब इसके थ्रू तुम इसको पास कर दोगे इस Q को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू Q इंटू वी। ठीक है, Q इंटू वी। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं हुई है तो इसकी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी की पूरी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी इस पॉइंट पे। दैट मीन्स QV विल बी इक्वल टू के, ये मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ये अगर मैं इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी एट A विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो टोटल एनर्जी हियर विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी हियर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू V। ठीक, अच्छा, फॉर इलेक्ट्रॉन भाई Q इक्वल्स टू क्या होता है, E, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू E इंटू V एक इलेक्ट्रॉन के लिए। गॉट इट। तो यहाँ पर लैम्डा dBW क्या हो जाएगा, H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2km था ना, k की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, EV। ठीक है, या अगर ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, अगर कोई नॉर्मल चार्ज है तो नॉर्मल चार्ज के लिए क्या हो जाएगी dBW, H अपॉन 2qVm। तो ये एक जेनरिक फॉर्मूला हो गया, इसको हमेशा यूज़ कर सकते हो, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव में यूज़ करना है, हालांकि इसको भी मैं बता दूंगा, बट ये जेनरिक फार्मूला हो गया तुम्हारा। ठीक है, दिस इज योर जेनरिक फार्मूला। गॉट इट। ठीक है, ओके, तो चलो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इस फॉर्मूले पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। तो लिखो, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ when they are wavelength of alpha, de Broglie wavelength of alpha particle and proton, alpha particle and proton when they are accelerated through same electric potential या potential difference। ठीक है, तो ये लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अनुसार, H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2qV इंटू एम, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये Q अल्फ़ा हो गया, अपॉन H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2qP V इंटू एम पी। तो यहाँ V तो सेम है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ से H से ऐड कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, अंडर रूट ऑफ QP इंटू एम पी अपॉन Q अल्फ़ा इंटू एम अल्फ़ा। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके चार्जेस का रेशियो क्या होता है, 1:2 होता है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 1/2 इंटू इनके मासेस का रेशियो क्या होता है, 1/4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 ठीक है, दिस इज़ द रेशियो। गॉट इट। अच्छा, अगर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो अभी ये शॉर्टकट है, ये निंजा टेक्निक है, क्यों, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ही ध्यान में रखते हुए आते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही एक्सेलरेट किया गया है किसी वोल्टेज के थ्रू, इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट किया गया है किसी वोल्टेज के थ्रू, तो ये फॉर्मूला है, दिस बिकम्स व्हाट, तो इसमें सारी की सारी वैल्यू डाल दो। ठीक है, यहाँ पे me, दिस इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तुम अगर इसमें डालोगे तो ये आता है 150 अपॉन v का अंडर रूट। ठीक है, ये जेनेरिक फार्मूला आ जाता है। तो लिखो इसमें, फॉर इलेक्ट्रॉन इफ वी पुट
for electron, if we put values of all the other constants, if we put values of all the other constants, then we get this formula. ठीक है, that lambda dBW is equals to under root of 15 upon V. ये एंगस्ट्रॉम में है, ये ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो एंगस्ट्रॉम में होगी. ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना है. ओनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन्स, ओनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है जी, ये क्लियर है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं. देन वी विल मूव ऑन टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ठीक है, तो पहला केस क्या था, काइनेटिक एनर्जी दी हो. दूसरा केस क्या था कि अगर उसे किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराया गया हो. ठीक है, अब देखते हैं. ओके, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, इसमें सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, बस तुम्हें कैलकुलेशन ये ध्यान रखना. जेई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं दो टाइप के होते हैं. अगर न्यूमेरिकल्स आए तो दो टाइप के होंगे. एक टाइप का क्या होगा कि उसमें फॉर्मूला बहुत आसान होगा, कॉन्सेप्ट बहुत आसान होगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी. और एक में कैलकुलेशन बिल्कुल लल्लू होगी, सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट टफ होगा. ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट टफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो बस एक नज़र के क्वेश्चन होते हैं. यू लुक एट देम, इफ़ यू नो दे विल बी डन लाइक दिस. डीबीडब्ल्यू ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है थ्रू 1.5 वोल्ट. ठीक है, फ्रॉम रेस्ट से. ठीक है जी, ओके. तो कह रहा है इसका लैम्डा डीबीडब्ल्यू निकालो. तो सबसे पहले हमें इसकी सिग्निफिकेंस जाननी ज़रूरी है. फ्रॉम रेस्ट कह रहा है, जहाँ पे जो मैंने क्यू लिया था ना, जो अभी डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्यू लिया था, वो क्यू भी मैंने रेस्ट से लिया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो बोला था. काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होने का मतलब वो रेस्ट पे है. ठीक, तो अगर वो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़ीरो थी इनिशियली, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम रेस्ट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू ज़ीरो है. ठीक है, और जब हमने इसके थ्रू इसको एक्सेलरेट कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है दैट इक्वल्स टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है जी, तो बस इसमें, या फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं विच वी जस्ट गॉट. लैम्डा डीबीडब्ल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा डीबीडब्ल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी, विच इज़ वी यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है. तो 150 अपॉन 1.5, ये 10 आ जाएगा, तो 10 एंगस्ट्रॉम है. ठीक है, तो आज भी क्लियर, गुड. अच्छा, मान लो मैं इस केस में जो नेक्स्ट दे रहा हूँ, इसमें मैं कहूँ कि वो रेस्ट से नहीं, वो कुछ वेलोसिटी थी उसकी इनिशियल, उसकी इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी. ठीक है, या उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी. तो लेट्स से ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ. मैं कहता हूँ इनिशियली जो एनर्जी थी, ठीक है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी. ठीक है ना, अच्छा, और उसको एक्सेलरेट करा गया V इक्वल्स टू 4 वोल्ट से, 4 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया गया. ठीक है, अब वो कह रहा है इसका लैम्डा डीबीडब्ल्यू निकालो. क्वेश्चन ये है, दोबारा बोल रहा हूँ, इनिशियली उसकी एनर्जी इतनी थी, रेस्ट पे नहीं था, वो इतनी एनर्जी थी, उसको फिर हमने एक्सेलरेट कर दिया, और अब वो पूछा लैम्डा डीबीडब्ल्यू. ठीक है, तो अब फ्रॉम रेस्ट नहीं है, फ्रॉम रेस्ट नहीं है. ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो नहीं है, कितनी हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसको एक्सेलरेट करा गया 4 वोल्ट के थ्रू. तो 4 वोल्ट के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करोगे, तो मैंने क्या बताया था, जब भी वोल्टेज दी होगी इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्सेलरेट करने वाली, उसको सिर्फ ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. तो 4 वोल्ट के थ्रू उसको एक्सेलरेट किया गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ऐड की गई जो एनर्जी,
जो एनर्जी ऐड की गई वो कितनी थी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनिशियल कितनी थी, तो फाइनल कितनी आएगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको अटेम्प्ट करना चाहूँ तो एक तो लंबा वाला तरीका है कि मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी अब डाल दूं और फिर कैलकुलेट करूं, या फिर मैं थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकता हूं। ठीक है, इसी को निंजा टेक्निक कहते हैं भाई। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क क्या हुआ, जब मैंने उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द सेम एनर्जी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट पे था उसको 10 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर देते तो भी ये एनर्जी आती। यहां पर केस अलग है, यहां पर क्या है, वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑलरेडी थी, उस पर अपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐड कर दी, तब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर मैं कहूं कि यही केस को थोड़ा सा इस तरीके से सोचो कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था और हमने उसे 10 वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर दिया, तो उसकी ये कितनी आ गई, एनर्जी कितनी आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर वोल्टेज वुड बी 10। अब तुम ये कहेंगे सर 4 वोल्ट तो दी थी आपने, 10 वोल्ट क्यों लिखा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ सपोज करो। तो हम इसी केस को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन वाज एक्सेलरेटेड थ्रू 10 वोल्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इसको इसलिए किया क्योंकि लैम्डा डी बी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 150 अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज कितनी है, 10, तो ये कितना आएगा, 15। सिंपल इनफ। ठीक है जी, गुड इनफ। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जो तीसरा फॉर्मूला था वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। थर्ड फॉर्मूला वाज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2QVm का अंडर रूट। ठीक है, 2QVm का अंडर रूट। गॉट इट? ठीक है। अब बात करते हैं dBW। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लैम्डा dBW ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन। ठीक है, इसकी जो लैम्डा dBW होगी वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए ऑप्शन इज n = 3 ऑफ H एटम, बी n = 4 ऑफ C+5 आयन। ठीक है, n = 6 ऑफ Be3+ आयन, और यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन है n = 3 ऑफ He+ आयन। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से किसके इक्वल होगी। तो अब ऐसा एक तरीका तो क्या कि भाई इन सबके लिए एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो और फिर इसमें डालो, तो बहुत लंबा काम है। सिंपल है, हम क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H/mv। इसमें ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं क्या कि लैम्डा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, अच्छा v किसके प्रोपोर्शनल होता है, v इज़ प्रोपोर्शनल टू z/n। ये पता है ना अपने को, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, देयरफॉर 1/v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/z, और 1/v अगर इसके प्रोपोर्शनल है तो लैम्डा भी इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हम कह सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू n/z। ठीक है जी, ये फॉर्मूला एक तरीके से या एक रिजल्ट एक तरीके से याद रख लेना। तो यहाँ पे बस क्या करना है, इसका n और इसका z, n क्या है यहाँ पे 2, z क्या है 4। ठीक है, तो इसका n/z क्या आ गया यहाँ पे 2/4, 1/2 नहीं 2/3 आएगा, लिथियम तो है, मैं 4 क्यों बोल रहा हूँ, 3, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो किसका 2/3 आ रहा है, इसका क्या आएगा 3/1 आ रहा है, इसका 4/6 आ रहा है, इसका 2/3। तो आंसर शुड बी दिस। क्या इसका आ रहा है 6/ ये कितना होता है 4, ये 3/2 आ रहा है, ये 2/3 नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है 3/2, ये भी 3/2 आ रहा है, तो 2/3 सिर्फ ये आ रहा है, ये दिस इज द आंसर। गॉट इट? तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। ठीक, 2 क्वेश्चन और करते हैं।
एक क्वेश्चन तुम्हें मैंने तुम्हारी शीट में भी दिया है, तुम्हारे स्कूल क्या कहते हैं एनसीईआरटी में भी है, इसलिए इसको करा देता हूँ। सिंपल है, वो कहता है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तुम्हारे लिए पहले, तुम्हारी असाइनमेंट में भी है, एनसीईआरटी में भी है, तो डोंट वरी कि मैं क्वेश्चन बहुत तेज पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है शो दैट अ बोर्स ऑर्बिट ऑफ अ एच लाइक एटम, कोई एच लाइक एटम है, उसके बोर ऑर्बिट की जो सर्कमफेरेंस है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। ठीक है, देखो किसी भी एटम, एच लाइक एटम या आयन में जो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट में घूमते हुए उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका इंटीग्रल मल्टीपल उस ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि डी ब्रोगली का बोर का हाइपोथेसिस था MVRN इक्वल्स टू NH/2π, ये था। ठीक है, अगर मैं इसमें MVN को नीचे ले जाऊं और 2π को ऊपर ले आऊं तो क्या आएगा, 2πRN इक्वल्स टू N इंटू H/MV। ये क्या होता है, N इंटू लैम्डा dBW। तो यही चीज़ तो वो पूछ रहा है, जो उसका सर्कमफरेंस है दैट विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ अटैच टू इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 लाइन में हो गया। ठीक, ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। हालांकि इसमें जो भाषा लिखनी होगी, पूरा छापना होगा, वो सब लिख लेना भाई तुम अपने आप से। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। इस केस में क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन रखा है किसी एनर्जी लेवल पे, उस पर कोई इलेक्ट्रॉन आके टकराता है, उस इलेक्ट्रॉन को उसको कोई फोटोन आके टकराता है, उसकी एनर्जी कुछ बढ़ जाती है। अभी इट गेट्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट गेट्स आउट ऑफ द एटम, दैट इलेक्ट्रॉन गेट्स आउट ऑफ द एटम एंड व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ द एटम तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ रही होगी। अब कह रहा है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसके बेसिस पे ये बताओ कि वो क्या बोलते हैं इसको, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन emitted by absorbing a photon. Calculate the de Broglie wavelength of an electron emitted by absorbing a photon of wavelength lambda. ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना है, 3100 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इस वेवलेंथ वाले फोटोन को उसने एब्जॉर्ब किया है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय एब्जॉर्बिंग, और जो मेटल था, ठीक है, मेटल का फाई वर्क फंक्शन इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर होगी ये बात। ठीक, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, कुछ एनर्जी। अब तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या था इसका फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी वाज इक्वल टू ये जो hc/λ था -5। ठीक है, या एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये था। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हमें निकालना। तो ये कैसे निकालते याद है, लैम्डा नहीं, एनर्जी वाज इक्वल टू hc/λ को मैंने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखवाया था ना, 12400/λ इन एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में यहाँ पे लैम्डा डाल दो, क्या आएगा 12400/3100। ये कितना आएगा 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होती है। इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे क्या गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो या ये चीज़ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन माइनस ये कितना हो गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी की एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराओगे कि इतनी एनर्जी मिल जाएगी, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराओगे इतनी एनर्जी मिल जाएगी। सिर्फ इस ई को हटाना होता है, अपने आप पता आंसर आ जाता है। तो हम सीधे वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं लैम्डा dB। अच्छा, यहाँ पे इसकी जगह पे तुम ये भी यूज़ कर सकते हो लैम्डा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 150/4
वी। तो ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा यूज़ कर लो, लैम्डा डी बी डब्ल्यू क्या आएगा यहाँ पे, अंडर 150 अपॉन वोल्टेज कितनी है भाई, यहाँ पे इतनी एनर्जी आई थी, इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगी वो 1.5 वोल्ट होगी। इसको डाल दो यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे 1.5 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। ठीक, अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको लिख लो और फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के लिए लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है भाई? तुम लोगों को क्रिकेट पसंद है? मुझे फुटबॉल पसंद है। तो क्रिकेट फुटबॉल जो तुम लेना चाहो, जिसको देखना चाहो उसको देखो। जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन भी तुमने पढ़ा हुआ है, अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और तुम एक बॉल को फेंकते हो किसी वी वेलोसिटी से, ठीक है, तो क्या होता है, इट ट्रेसेस अ पाथ लाइक दिस, पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर तुम्हें पता है कि तुमने इस पार्टिकल का मास या जो भी है वो मास क्या है, और तुमने इसकी जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से और किस एंगल से इसको फेंका है, तो मैं तुमसे अगर पूछूं कि कितने टाइम बाद ये पार्टिकल कहाँ होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बता सकते हो? दोबारा बोल रहा हूँ, when you know the velocity at which this and the angle at which this particle has been thrown, so if I ask at time t what will be the velocity of the particle and where will it be, what will be the position of the particle, ये position और velocity जो दोनों की दोनों है, क्या मैं calculate कर सकता हूँ? तो the answer is yes, exactly, तुम बिल्कुल करेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये तुम अगर अभी तक नहीं किया है तो यू विल डू दिस इन काइनेमैटिक्स इन योर 11th स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो तुम इसको देखोगे तो यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में क्या है, वो पार्टिकल्स जिनके पास कुछ सिग्निफिकेंट मास होता है, वो पार्टिकल जिनके पास कुछ सिग्निफिकेंट मास होता है, वो पार्टिकल्स के लिए अगर तुम वेलोसिटी और पोजीशन जानना चाहो एग्जैक्ट तरीके से तो तुम जान सकते हो। ठीक है, इसको अगर मान लो तुमने क्रिकेट बॉल को देखा होगा किसी को फेंकते हुए, तो तुम उसको ट्रेस भी कर सकते हो, यू कैन सी इट, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि तुम उस बॉल को देख कैसे पा रहे हो, तो देखते कैसे हो, उस बॉल पे कुछ फोटॉन्स टकराते हैं वाइट लाइट के, और देन दे कम टू योर आईज, तुम्हारी आंखों पे वो वहाँ से टकरा के आता है। ठीक है जी, मान लो यही सेम चीज़ मैं अब इलेक्ट्रॉन के लिए कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ने को किसी वेलोसिटी से वो जा रहा है, ठीक है, एटम के अंदर, तो उसको अगर मुझे उसकी वेलोसिटी जाननी है और उसका पोजीशन जानना है, तो पोजीशन जानने के लिए मुझे उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्व करने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि कोई फोटॉन उससे टकराए, उससे टकरा के फिर मेरी आंखों में आए, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे है। लेकिन क्या करता है इलेक्ट्रॉन, तो फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो अगर उसने फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया तो पहली चीज़ हम उसे देख नहीं पाएंगे, तो वी विल नॉट बी एबल टू नो द इट्स पोजिशन करेक्टली, प्रिसाइसली हम नहीं जान पाएंगे। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब उसने फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो हाइसेनबर्ग ने कहा कि अगर पार्टिकल छोटे हों तो हम उनकी वेलोसिटी और
वेलोसिटी नहीं, हाँ उनका मोमेंटम और पोजीशन प्रिसाइसली एक साथ नहीं जान सकते। दैट्स द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हाइजेनबर्ग के वर्ड्स हैं। तो लिखो when macroscopic particles move with a velocity v, then their precise position and momentum can be known in the future or at some other point precisely। ठीक है, उनकी मोमेंटम और उसकी पोजीशन को प्रिसाइसली जाना जा सकता है। बट if such a thing is done with a subatomic or microscopic particle, ब्रैकेट में लिख लेना एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, देन द फोटोन which collides with the electron imparts energy to it, kinetic energy to it, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उसको इम्पार्ट कर देता है। क्लियर हो गई ये बात? दिस इंट्रोड्यूसेस इनकरेक्टनेस या इनकरेक्टनेस नहीं, इनएक्यूरेसी। दिस इम्पार्ट्स इनएक्यूरेसी और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स पोजिशन और मोमेंटम। तो ये अनसर्टेनिटी क्या है पहले वो देख लो, फिर उसका फॉर्मूला लिखवा, ये प्रिंसिपल लिखवा देता हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार ये पॉइंट इससे इतना डिफरेंट डिस्टेंस पे है तो ठीक है, मतलब आई कैन प्रिसाइसली मेजर इट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये जो पॉइंट है वो इससे और इस लेंथ, मतलब इस पॉइंट से इतनी या इतनी दूरी के बीच में है, तो तब मैंने तुम्हें एक रेंज दी है, इस रेंज के अंदर ये पार्टिकल या पॉइंट है। ठीक है, तो मुझे इसकी एग्जैक्ट या प्रिसाइज पोजीशन नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये इस रेंज में होगा कुछ। जैसे अगर तुम में से किसी ने गूगल मैप्स यूज़ करे होंगे तो गूगल मैप में कभी भी वो तुम्हारी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देता, वो एक तुम्हारा गोला सा बनाता है कि इस 10 मीटर के दायरे में, इस 10 मीटर के सर्कल में या 50 मीटर्स के सर्कल में तुम कहीं पे हो। दैट्स व्हाट इट सेज, इट नेवर गिव्स योर एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज़ है, गॉट इट? दैट्स व्हाट अनसर्टेनिटी इज। ठीक, तो लिखो इसमें, it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a small microscopic moving particle with absolute accuracy or certainty, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखो if the position is measured with accuracy, then the uncertainty in momentum becomes infinite। ठीक है, and vice versa। तो ये मैथमेटिकली जो एक्सप्रेस किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इनटू दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ये कभी भी वन, मतलब दिस विल नॉट बी नेग्लिजिबल, ये इससे ऊपर ही होगी। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम इसे इक्वल लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे, हम इक्वल लेंगे। तो अगर मान लो मैं इसको
एक्यूरेट कर देता हूँ, अगर मैं x के मेजरमेंट को एक्यूरेट करता हूँ तो डेल्टा, लिखो इसे, फॉर मेजरिंग x विद एक्यूरेसी डेल्टा x इज इक्वल्स टू, या टेंस टू जीरो, इज इक्वल टू नहीं कहना चाहता, टेंस टू जीरो, देयरफॉर डेल्टा p को क्या लिख सकता हूँ मैं, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा x। अगर ये टेंडिंग टू जीरो है, लिमिट्स तो तुमने अभी देखी होगी, इसकी लिमिट अगर टेंडिंग टू जीरो है तो इसकी लिमिट टेंडिंग टू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसी यही तो चीज़ बोली मैंने कि अगर तुम्हारी पोजीशन तुम एक्यूरेटली मेजर कर लो तो उसकी व्हाट डू यू कॉल दिस, उसकी सॉरी हाँ, उसकी जो दिस मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो तुम इसके मोमेंटम को तो प्रिसाइसली वो कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा p अगर मान लो तुम ज़ीरो की तरफ टेंड करोगे तो देयरफॉर डेल्टा x विल बी इक्वल टू 4 पाई इंटू डेल्टा p। तो अगर ये टेंडिंग टू ज़ीरो है तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो उसी में लिख लो एंड इफ momentum is measured with accuracy, the uncertainty in position will go to infinite, will become infinite। ठीक है जी, तो इसका जो एक्सप्रेशन फाइनल आएगा वो ये है, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डेल्टा x इंटू एम डेल्टा वी। एम तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो दिस इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, या फिर डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। तो ये फाइनल वाला है, इसको हमेशा यूज़ कर सकते हो। p को हम mv लिखते हैं तो डेल्टा p को m डेल्टा v लिखेंगे, और यहाँ पे डेल्टा x मतलब अनसर्टेनिटी इन, इसमें लिख लो डेल्टा x डेल्टा p और डेल्टा v, ठीक है, और m ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये डेल्टा p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मॉम नहीं मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और दिस इज मास। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। हाँ, जीभ सूख गई भाई मेरी। ठीक है, तो इसको कभी भी वायलेट नहीं कर सकते, हम कभी भी वायलेट नहीं कर सकते एक सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। तो अगर तुम्हें इसका यूज़ बताऊं तो इसका यूज़ क्या होगा, बोर के मॉडल में हमने देखा कि वो एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो करता है। वो कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फॉलोज अ फिक्स्ड पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन या उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी हम किसी भी मोमेंट पे साइमल्टेनियसली पता लगा सकते हैं, है ना भाई। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो मैं बता सकता हूँ कि किसी t टाइम के बाद वो यहाँ पे होगा, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी और पोजीशन उसकी ये होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन भी एक्यूरेटली बता दी और यहाँ पर मैंने उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम भी एक्यूरेटली बता दिया। तो ये वायलेशन हुआ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है। इसलिए लिखो सिंस, लिखो इसमें सिंस Bohr's model proposes that the electron moves in a fixed orbit, ठीक है, in a fixed orbit, and we can measure the exact position, and momentum of the particle at any point of time, it violates Heisenberg uncertainty principle, ठीक है। डी ब्रोगली प्रिंसिपल को कैसे वायलेट किया था,
इसने क्या नाम इसका बोर ने, क्योंकि उसने वेव नेचर को तो अकाउंट में लिया ही नहीं, उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर अज्यूम करके क्वेश्चन कर दिया था। ठीक है, पहली चीज़ ये होगी। दूसरा चीज़ ये है कि जब मैंने कह दिया कि वो वायलेट कर रहा है तो एक और चीज़ इससे फॉलो होती है, नो लिखना, नो सब एटॉमिक पार्टिकल विल फॉलो अ प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री। नो सब एटॉमिक पार्टिकल विल फॉलो अ प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? पाथ होता है, तो प्रिसाइज नहीं होगा वो पाथ कभी भी, देखना। ठीक है, हेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये लिख लोगे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो ये कह रहा है, या और भी क्वेश्चन हमारे पास? अरे 2-3 क्वेश्चन है रे बाबू। ठीक है, लोकेट एन इलेक्ट्रॉन विद इन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लिखो, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सूटेबल फोटोन, a microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा x जो है दैट इज 0.1 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि इसमें डेल्टा वी कैलकुलेट करो, तो कुछ नहीं है, तो सिंपल फार्मूला है। ठीक है, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। डाल दो इसमें, इसको हो जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं करा रहा भाई, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। ठीक है, देन अगेन वो कह रहा है कि एक क्या कहते हैं, एक पार्टिकल है x, ये मूव कर रहा है, इसका मास है 45 ग्राम्स और ये मूव कर रहा है 45 मीटर पर सेकंड से। ठीक है जी, और ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है दैट इज़ 2% ऑफ इट्स वेलोसिटी। जो इसकी वेलोसिटी है उसका 2% इसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 2 × 45, 2/100 × 45 विच इज़ 9/10 या 0.9। ठीक है, 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें इसने डेल्टा वी दे दिया है और हमसे अब ये डेल्टा एक्स कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो सेम फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा एक्स को यहाँ लिया और डेल्टा वी को यहाँ लिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो। इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अच्छा ओके, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पोजीशन। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी, तो डेल्टा वी क्या होगा? तो ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाओ ना भाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू h/4π। तो इस डेल्टा एक्स को यहाँ से उठा के इधर रख दो, क्या आ जाएगा? डेल्टा पी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल्स टू h/4π। तो हम कह सकते हैं कि दैट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू √h/4π। ठीक है, और डेल्टा पी को हम कैसे लिखते हैं? m डेल्टा वी। ठीक है, h/4π का अंडर रूट, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा भाई यहाँ से? h1/m इंटू डेल्टा h/4π। ठीक है, तो यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे तुम, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिनके बेसिस पे तुम इसको कर सकते हो, है ना। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनता, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर मॉडल से हमें सीधे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक लेके आया, जहाँ पे हमने कहा कि वेव नेचर इज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट। तो अब जब नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। चलो बाय बाय।